हम बात करने लगे हैं ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत के पार्ट फर्स्ट के ऊपर, ठीक है? जिसमें हम ये देखेंगे कि भई ज़िया-उल हक जो है वो आए और कौन-कौन सी डेट्स को उन्होंने क्या-क्या जो है वो इम्पोर्टेंट काम किए और उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कैसे हुई। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट की जो इन्हीं के अंदर बनी उसके 5 पॉइंट्स की और थर्ड पे हम जो है वो इस्लामिक प्रोवियंस जो हैं उनकी बात करेंगे जो कि रिफॉर्म्स लेके आए ज़िया-उल हक अपने दौर के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले हुकूमत कैसे बनती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हुकूमत है ज़िया-उल हक की वो कैसे बनती है कि भुट्टो साहब जो होते हैं उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलती है निज़ाम मुस्तफ़ा की कि भाई मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, इस्लाम के ऊपर काम नहीं हो रहा। और फिर इसी दौरान जो है इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो दोबारा से जीत जाते हैं। अब जो वो दोबारा से जीते हैं तो फिर क्या होता है कि पीएनए के नाम से एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान नेशनल अलायंस की कि भाई जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर धांधली हुई और उस नतीजे के तौर पे क्या होता है कि जो ज़िया-उल हक साहब हैं वो हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं और भुट्टो साहब को जो है वो फारिग कर देते हैं। अब क्या होता है जी, ऐसे में मार्शल लॉ लग जाता है और हुकूमत जो है यानी ज़िया-उल हक साहब की बनती है 5 जुलाई 1977 को, यानी 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग के हुकूमत बन जाती है ज़िया-उल हक साहब की। और इसी दौरान जो है वो भुट्टो साहब को जो है वो कैद हो जाती है और साथ ही उनको इनके ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट उन्हें अनाउंस करता है गिल्टी नवाब मोहम्मद खान अहमद खान के कत्ल में और उन्हें जो है वो फिर सजाए मौत दे दी जाती है, सुना दी जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब भुट्टो साहब आते हैं 5 जुलाई 1977 को तो वो अनाउंस करते हैं कि मैं 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि उनके 90 दिन जो है वो 11 साल बने। तो खैर क्या हुआ कि 90 डेज में इलेक्शंस तो नहीं हो सके लेकिन अक्टूबर 1977 में इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए। किस नाम पे? अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कि भाई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो उन्होंने करप्शन की हुई है तो उस वजह से अब अकाउंटेबिलिटी होगी पहले और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे। तो ये उसी टाइम पे फिर जो है आइन के आर्टिकल्स 62-63 के तहत बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई भी किया गया लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। वो जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए। उसके बाद मार्च 1978 के अंदर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या करती है भुट्टो साहब को गिल्टी करार देती है और उन्हें डेथ के जो है वो सजा सुनाती है फांसी की। उसके बाद जुलाई 1978 में ठीक हो गया एक सिविलियन कैबिनेट जो है वो ज़िया-उल हक साहब जो है वो बनाते हैं क्योंकि सियासी जो पार्टियां होती हैं वो उनके ऊपर तो बैन लग चुका होता है सियासी पार्टीज के ऊपर, तो इस वजह से फिर सिविलियन कैबिनेट जो थी वो बनाई जाती है। तो उसमें जो लोग लिए जाते हैं वो पीएमएल से लिए जाते हैं यानी कि मुस्लिम लीग से लिए जाते हैं और साथ में कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस से भी कुछ लोग जो है उनको ऐड कर लिया जाता है इस सिविलियन कैबिनेट के अंदर। फिर क्या होता है सितंबर 1978 में जो ज़िया-उल हक साहब हैं वो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो तादम जब तक यानी कि वो मौजूद रहे उस टाइम तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही रहे ताकि उन्हें कोई छेड़ ना सके। इसी दौरान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो ज़कात, हुदूद और उशर ऑर्डिनेंस जो हैं वो फर्स्ट टाइम पे जारी किए जाते हैं यानी हुदूद ऑर्डिनेंस के नाम से इन्हें याद किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो अनाउंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है सितंबर 1979 के अंदर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाते हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम के बाद हुए यानी अयूब खान के दौर में बीटी सिस्टम के थ्रू हुए थे। तो अब जो है वो फिर इलेक्शंस हुए 1979 में। उसके बाद क्या होता है जी मार्च 23 1981 को प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक 1973 को रिप्लेस करके एक बनाया जाता है। यानी 1973 के अंदर ही कुछ जो है साथ में ऐड करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सेट किया जाता है ताकि वो मार्शल लॉ को सपोर्ट कर सके। उसके बाद क्या होता है अगस्त 12 1983 को एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनाउंस किया जाता है जिसके थ्रू जी रेफरेंडम होंगे। ज़िया-उल हक साहब क्या कहते हैं कि अब रेफरेंडम के थ्रू जो है वो अवाम मुझे खुद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगी। तो क्या होता है दिसंबर 1984 में रेफरेंडम होते हैं और 98% की जो है वो एक बहुत बड़ी रेशो के साथ ज़िया-उल हक साहब जो है खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए और ज़्यादा 5 साल के लिए इलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जी मार्च 20 1985 को मोहम्मद खान जुनेजो साहब की गवर्नमेंट बनती है यानी उसके क्योंकि इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो जाते हैं 1985 के और 85 के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो है वो नॉन पार्टी बेसिस होते हैं। तो नॉन पार्टी बेसिस में क्या होता है जी मोहम्मद खान जुनेजो को ज़िया-उल हक साहब जो है वो सिंध से उठा के तो उन्हें क्या है जी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं होता। उसके बाद हम अब पार्ट सेकंड में जो है वो देखेंगे कि भाई जो मोहम्मद खान जुनेजो थे वो उन्होंने जो है वो क्या किया या वो 5 पॉइंट्स जो दिए वो
क्या थे, ठीक हो गया। लेकिन अब इसमें यहाँ पे होता क्या है कि ये तो अगले 3 साल यानी कि मार्च 1985 को मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट आती है और ये 1988 तक चलती है, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 3 या 3.5 साल जो है ये गवर्नमेंट चलती है। लेकिन उसके बाद जो है फिर इसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। और उसी के बाद जो है फिर वो एक सानिया बहावलपुर जो है वो होता है, और सानिया बहावलपुर में क्या होता है कि भाई 30 लोग जो हैं वो ज़िया उल हक साहब के साथ जहाज में शरीक होते हैं। ये टेंकू की एक वहां पे देखने गए सानिया बहावलपुर में 30 लोग जो हैं वो ज़िया उल हक साहब के साथ जहाज में जो है वो जहाज क्रैश करता है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी कि फिर एक नई गवर्नमेंट जो है वो बनती है, ठीक हो गया। तो ये वो फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ज़िया उल हक साहब की गवर्नमेंट जो है वो कैसे आ रही है और उसने क्या क्या मेजर जो है वो काम किए। अब हम रिफॉर्म्स जो है इस्लामिक प्रोविजंस जिसे हम कहते हैं वो जो है हम थर्ड पार्ट के अंदर देखेंगे। सेकंड पार्ट में 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।